चले, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। किस शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे? समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। देखिएगा, ये जो समावेशी शिक्षा है इसको अंग्रेजी में इनक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ये जो समावेशी शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, पहले इसके बारे में देखें, है ना। तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई थी कनाडा और अमेरिका में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी? कनाडा और अमेरिका में हुई थी। और इसका ये जो लक्ष्य था वह यह था कि 2015 तक संपूर्ण विश्व में समावेशी शिक्षा को फैला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? फैला दिया जाए। जो कोठारी आयोग आया था 1964 में, तो कोठारी आयोग 1964 में यह कहा गया था कि जो विशिष्ट बालक हैं, कैसे बालक हैं? जो विशिष्ट बालक हैं, उन विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग से विद्यालय खोला जाए। क्या खोला जाए भाई? अलग से विद्यालय खोला जाए। विशिष्ट बालक का मतलब ये कि जैसे जो गूंगे बच्चे हैं, जो बहरे बच्चे हैं, जो अंधे बच्चे, उनके लिए क्या किया जाए? अलग से विद्यालय खोला जाए। तो आपने देखा था कि उसके आधार पर भिन्न भिन्न जगहों पर आपने देखा, भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यालय खोले गए। जैसे अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में पहले तरंग क्रॉसिंग के रेलवे के पटरी के उस पार आप देखते थे कि एक विद्यालय था विशिष्ट बालकों का। आप इस समय देखेंगे कि जो यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी स्टैंड है, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास अंधे बालकों का भी विद्यालय है, बहरे बालकों का भी और गूंगे बालकों का भी है। तो कहा गया कि इन बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए। लेकिन कहा गया कि जब बालक पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो उसको समाज की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ना होगा तो जो ऐसे विशिष्ट बालक होते थे वह समाज में हंसी का पात्र बनते थे। और जब हंसी का पात्र बनते थे तो कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि सभी बालक आगे बढ़ सके, सभी बालकों का विकास हो सके। तो कोठारी आयोग ने विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात किया था। लेकिन जब समावेशी शिक्षा जब आरटीई 2009 आया, क्या आया भाई? जब आरटीई 2009 आया तो आरटीई 2009 के द्वारा समावेशी शिक्षा की बात की गई। आरटीई का मतलब क्या होता है? राइट टू एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आरटीई आया तो था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान समय में धारा 370 के हटने की वजह से यह जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया है? लागू हो गया है। तो आपने देखा कि जो भारत में जो समावेशी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ वह कहां से हुआ भाई? वह आरटीई 2009 से भारत में समावेशी शिक्षा का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। अच्छा, तो आपने देखा कि यह समावेशी शिक्षा कहां से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब जरा सा यह देख लिया जाए कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में कैसे बालकों को शिक्षा दिया जाता है। तो समावेशी शिक्षा में बालकों को शिक्षा देने से पहले सबसे पहले हम बालक समझते हैं कि बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो बालक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? बकलो 2 प्रकार के होते हैं। जो पहले बालक होते हैं उसे कहते हैं सामान्य बालक, और जो दूसरे बालक होते हैं उसको कहते हैं, आप सभी किस में आएंगे? आप सभी विशिष्ट में आएंगे। बकलोल किस में आते हैं? विशिष्ट आते ना। अच्छा, एक होते हैं सामान्य बालक, दूसरे होते हैं विशिष्ट बालक। अच्छा, सामान्य बालक कौन? वह बालक जिनका विकास उनकी उम्र के अनुसार हुआ है या जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? सामान्य बालक कहते हैं। और विशिष्ट बालक क्या है? जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से कम है वह भी विशिष्ट है। जैसे मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक, हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले बालक, यह भी विशिष्ट हैं। और जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह भी विशिष्ट है। जैसे श्रेष्ठ बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, अति श्रेष्ठ बालक, प्रखर बुद्धि बालक, उनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, वह भी क्या हो जाएंगे? विशिष्ट हो जाएंगे। यानी कि विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक भी होगा, मंद बुद्धि वाला बालक भी होगा, अंधा बालक भी होगा, गूंगा भी होगा, बहरा भी होगा, समस्यात्मक भी होगा, अपराधी भी होगा, और भिन्न भिन्न क्षेत्र के वंचित बालक भी किस में आएंगे? विशिष्ट बालकों में आएंगे। मेरी बतिया समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं सामान्य बालक को क्या कर दिया? गुलिया दिया, सर्किल बना दिया, और विशिष्ट बालक को टिंडिया दिया, ट्रायंगल बना दिया।
अब जरा सा यह समझिएगा कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा कैसे दी जाती है। अभी तो हमने किसके बारे में पढ़ा भाई? बालकों के बारे में। एक है सामान्य बालक और दूसरे हैं विशिष्ट। अब हम बात करेंगे कक्षा के बारे में, क्लास के बारे में बात करेंगे। तो जो कक्षाएं होती हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। जो पहली कक्षा होती है इसे हम कहते हैं सामान्य कक्षा। कौन सी कक्षा कहते हैं? दूसरी कक्षा को कहते हैं समावेशी कक्षा। कौन सी कक्षा? सॉरी, समावेशी ना पढ़ के पहले हम पिछड़ा देखिए, फिर बाद में समावेशी देखेंगे। दूसरी कक्षा को कहते हैं विशिष्ट कक्षा। क्या कहते हैं? विशिष्ट कक्षा। तीसरी कक्षा को कहते हैं एकीकृत कक्षा और चौथी कक्षा को कहते क्या हैं? तो चौथी कक्षा को कहते हैं समावेशी कक्षा। क्या कहते हैं? पढ़ना किसके बारे में है? समावेशी। दूल्हा कौन है? समावेशी। हई सब व्रतियां हैं, लेकिन जब तक यह सब नागिन डांस नहीं करेंगे तब तक हई आगे बढ़ने वाला मतलब का मतलब जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक हई समझ में आने वाला नहीं है ना। अच्छा, सामान्य कक्षा कैसी होती है? देखिएगा, सामान्य कक्षा, हम कक्षा बना रहे हैं, आप बताइए इसमें सभी के सभी बालक कैसे होंगे? तो हमने कहा था ना कि सामान्य बालक को हमने डिनोट सर्किल से किया था, तो सर्किल बनाया है, तो इसमें सभी के सभी बालक कैसे होंगे? सामान्य बालक कौन? जिनका बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, या जिनका विकास उनकी उम्र के अनुसार हुआ है। अच्छा, ये जो विशिष्ट कक्षा है, विशिष्ट कक्षा में कौन होगा? तो विशिष्ट कक्षा में जो भी होंगे यह सभी के सभी कैसे बालक होंगे? तो यह सभी के सभी विशिष्ट बालक होंगे। लेकिन हाँ, इसमें विशिष्टता किसी एक ही प्रकार की होगी। जैसे या तो सभी के सभी प्रतिभाशाली हों, सभी के सभी मंदबुद्धि हों, सभी के सभी अंधे हों, सभी के सभी बहरे हों, सभी के सभी गूंगे हों। विशिष्टता क्या होगी? किसी एक प्रकार की होगी। जैसे यहाँ पे विशिष्टता का है सभी के सभी बकलोल हैं ना। देखिए, विशिष्टता किसने प्रकार की है? किसी एक प्रकार की होनी चाहिए, हाँ या ना। अच्छा, अब एकीकृत कक्षा क्या होती है भाई? एकीकृत कक्षा होती कुछ इस प्रकार से, जरा सा समझिएगा। देखिए, ऐसे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें सामान्य भी है और इसमें, लेकिन एकीकृत कक्षा हम सिर्फ और सिर्फ लैंगिक आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं? लैंगिक आधार पर एकीकृत कक्षा देखने को मिलती है। अब लैंगिक आधार क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे कि कक्षा 9 से 12 तक, कब से कब तक भाई? कक्षा 9 से 12 तक आप देखते होंगे कि लड़कियां आगे बैठती थी, लड़के पीछे बैठते थे, या लड़के आगे बैठते थे, लड़कियां पीछे बैठती हैं, लड़के एक साइड में, लड़कियां दूसरी साइड में। तो लैंगिक आधार पे एकीकृत कक्षा कहां से कहां तक? तो क्लास 9 से 12 तक देखने को मिलता है। मतलब किससे है भाई? अच्छा, समावेशी कक्षा कैसी होती है? तो समावेशी कक्षा में देखिएगा, जो फिगर हम बना रहे हैं इसके आधार पर आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि जो समावेशी कक्षा होती है इसमें सामान्य बालक भी होंगे और इसमें विशिष्ट बालक भी होंगे। अब सामान्य बालक भी हैं, विशिष्ट बालक हैं, तो विशिष्ट बालक इस क्लास में जो विशिष्टता है यह अनेक प्रकार की हो सकती है। हो सकता है यह प्रतिभाशाली हो सकता है यह मंदबुद्धि वाला हो सकता है यह अंधा हो सकता है बहरा हो सकता है गूंगा हो सकता है समस्यात्मक हो सकता है अपराधी हो सकता है विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के वंचित बालक हो। यानी कि जब सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाएगा तो ऐसी शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहेंगे? समावेशी शिक्षा। तो पहला क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि समावेशी शिक्षा में कैसे कैसे बालकों को शामिल किया जाता है? तो समावेशी कक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है। किस शिक्षा में भाई? समावेशी शिक्षा में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा क्या होती है। यहां पे आपने देखा कि सामान्य बालक के साथ साथ क्या है? विशिष्ट बालक भी। अब हमारी सरकार कहती है कि जो हम लोगों की कक्षाएं होंगी वह समावेशी होंगी। यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, आप पहले देखते थे प्राथमिक विद्यालय में 3 पहिया बच्चों को चढ़ने के लिए कोई स्लिप नहीं बनता था। अब देखते हैं स्लिप बनाया जाता है कि 3 पहिया बच्चे भी अपनी गाड़ी को लेके ऊपर चले जाएं, ऊपर चढ़ जाएं, हाँ या ना। जब समावेशी शिक्षा को लागू कर दिया गया था तो यह शिक्षकों ने यह कहा कि भाई अगर दृष्टिबाधित बालक होगा तो हमको पढ़ाने के लिए, अंधे बालक को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का चूंकि प्रयोग करते हैं, और गूंगे और बहरे बालक को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा या अभिनय पाठन का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षकों ने कहा कि हमने ब्रेल लिपि तो पढ़ा ही नहीं है, हमने अभिनय पाठन तो पढ़ा ही नहीं है, सांकेतिक भाषा तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सरकार ने कहा जी बिल्कुल आपकी समस्या है, आपकी समस्या का त्वरित निदान किया जाएगा। पहले बीटीसी या बीएड 1 साल का होता था,
अब बढ़ा के कितने साल का कर दिया गया? 2 साल का। कहा गया कि जो समावेशी शिक्षा है उस समावेशी शिक्षा को पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब बीएड या बीटीसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। पहले जब 1 साल का होता था तो समावेशी शिक्षा बीएड या बीटीसी के पाठ्यक्रम में नहीं था और अब पाठ्यक्रम में है। यानी कि जब पाठ्यक्रम में सिलेबस को बढ़ाया गया तो भाई समय तो लगेगा ही, इसलिए समय बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 2 साल का। अब कहा गया सरकार के द्वारा कि आपको समावेशी शिक्षा, ब्रेल लिपि, अभिनय पाठन, सांकेतिक भाषा पढ़ के आना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। तो यह उम्मीद करते हैं कि जो क्लास है इसको ब्रेल लिपि भी आता होगा, अभिनय पाठन भी आता होगा और सांकेतिक भाषा भी आता होगा। किस किस तरीके से आप पढ़ाएंगे यह सारी चीज़ें आपको आती होंगी, हाँ या ना? उम्मीद करें? नहीं करें? काहे ना करें? समावेशी शिक्षा पढ़े हैं ना तो उम्मीद तो करबे करेंगे कि हाँ आप लोगों को यह सारी की सारी चीज़ें आती होंगी। अच्छा, वह शिक्षक बड़े मजे में थे, बड़ा खुश थे जो 1 साल का बीएड या बीटीसी किए थे। उन्होंने यह सोचा कि अरे यार हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने 1 साल का किया है। और ऐसे बालक अगर आएंगे तो जो उधर चुकुर कर कर पकड़ो लो कहीं के लो, इधर देखिए, है ना, बहुत गर्मी लग रहा है, इस योग के बावजूद भी गर्मी लग रहा है। अरे का बंद करने के लिए इधर देखिए, ठंडक लग रहा है, कंबल लेके आइए, कान बांध लीजिए, वो का लिए देखिएगा। तो आपने देखा, तो आपने जो 1 साल का बीएड या बीटीसी किए थे वो बड़े मजे में थे। उन्होंने कहा कि अब हमको तो पढ़ाना ही नहीं होगा, ऐसे बालक आएंगे तो जो 2 साल का किए हैं उनके जिम्मे बच्चों को ठेल दिया जाएगा, वही पढ़ाएंगे। सरकार ने कहा ना, जब नौकरियां लग जाएगा तो जो 1 साल का किए हैं नौकरी लगने के बाद उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ले, अब क्या करना पड़ेगा? ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ना पड़ेगा? इस समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि कोई भी यहाँ से वंचित या कोई भी यहाँ से छूट नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। इट इज क्लियर टू एवरीवन? कहिए, बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए, अब हम लोग यह देखेंगे कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में कैसे कैसे बालकों को शामिल किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा में किस किस वर्ग के बालकों को शामिल किया जाता है यह देखा जाएगा। तो हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब बालकों का वर्गीकरण करेंगे तो अभी आपके सामने बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि किन किन वर्गों के बालकों को समावेशी शिक्षा में रखा जाता है। लेकिन यह जानने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छापेंगे। इसलिए पहले क्या करिए, छापिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखिएगा, समावेशी शिक्षा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका से हुआ। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका से हुआ। समावेशी शिक्षा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका से हुआ। कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या करना है? पूछना है। मन की बात मन में नहीं रखना है, घूंस बन के बैठने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? पूछना है। छापे, क्या लिखे हैं? समावेशी शिक्षा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका से हुई। अगले लाइन से लिखेगा, 2015 तक इसे माने किसे? 2015 तक इसे पूरी दुनिया में फैलाने का निर्णय लिया गया। 2015 तक इसे पूरी दुनिया में फैलाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। बढ़े आगे, हो गया सबका? चले अगले लाइन से लिखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगले लाइन से लिखिएगा, समावेशी शिक्षा में एक सामान्य तथा, समावेशी शिक्षा में एक मत लिखिए, समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को, समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को,
सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है। एक साथ शिक्षा दिया जाता है, एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, चले अगले लाइन से लिखिएगा। अच्छा, सामान्य बालक कौन भाई? सामान्य बालक कौन? मैडम जी बताइए, सामान्य बालक कौन? जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के या जिसका विकास उसकी उम्र के अनुसार। कोई दिक्कत? लिखिएगा, सामान्य बालक वे जिनका विकास उनकी उम्र के अनुसार हुआ है, या सामान्य बालक वे जिनका विकास उनकी उम्र के अनुसार हुआ है, या जिनकी बुद्धि लब्धि क्या हो? 90 से 110 के बीच में हो, या जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में हो, उसमें लिखिएगा। जबकि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली कामा मंद बुद्धि, जबकि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली कामा मंद बुद्धि कामा दृष्टिबाधित कामा समस्यात्मक तथा विभिन्न क्षेत्रों के वंचित बालकों को शामिल किया जाता है। तथा विभिन्न क्षेत्रों के वंचित बालकों को क्या किया जाता है भाई? शामिल किया जाता है। किस में शामिल किया जाता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है ना? बढ़े आगे, चले। किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत किसी को कुछ? बढ़ा जाए आगे, चले। अब यह मुझे बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? भारत में समावेशी शिक्षा का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? अभी हमने बताया है, किसके द्वारा किया गया था? RTE 2000। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि RT 2009 के द्वारा ही, RT मतलब राइट टू एजुकेशन, RT 2009 आया तो था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी हाल में हुआ, उसमें पूछा गया था कि RT 2009 कब प्रभावी हुआ? तो RT 2009 कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। लिखिएगा अगले लाइन से, समावेशी शिक्षा का प्रावधान RTE 2009 से भारत में किया गया। समावेशी शिक्षा का प्रावधान RTE 2009 से भारत में किया गया। आगे बढ़ा जाए, देखिए RTE 2009 सॉरी, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा आप लोग BEd या BTC में पढ़े होंगे, एक बुक ही रहा होगा ना? तो यहाँ पे CTET UPTET की तैयारी करते समय पूरा बुक इतना मोटा तो पढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि उस पूरे एक मोटे बुक का निचोड़ हम बता रहे हैं, यानी कि गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो आप विशिष्ट बालक देखे थे, तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण जरा सा देखा जाएगा कि विशिष्ट बालक कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, किस वर्ग में किस बालक को रखा या शामिल किया जाता है। तो अगला हेडिंग हमारा क्या पड़ेगा? तो अगला हेडिंग हमारा पड़ेगा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। क्या हेडिंग पड़ेगा भाई? अगला हेडिंग है विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, है ना? चलें, अब देखिएगा, अब हम यह देखेंगे कि किस किस वर्ग में कौन कौन से विशिष्ट बालक को शामिल किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो हम बना रहे हैं वो हमारे साथ साथ बनाना है, और अभी एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, है ना? चले, पहला बनाइएगा। पहला बौद्धिक वर्ग। बौद्धिक वर्ग
दूसरा हमको बनाना है भाई शारीरिक वर्ग। जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाइए। अगला है मनो सामाजिक वर्ग, और अगला बनाना है मुझे क्या, वंचित वर्ग, है ना। अब आइए जरा सा देखा जाए बौद्धिक वर्ग में कैसे कैसे बालक को शामिल करते हैं। तो बौद्धिक वर्ग में जो पहला बालक होगा वह होगा प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक, अभी एक एक के बारे में समझाया जाएगा। जो दूसरा होगा वह होगा सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक। जो तीसरा होगा वह होगा मंदबुद्धि बालक। यह विशिष्टता के बौद्धिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक वर्ग में कौन कौन से होंगे? शारीरिक वर्ग में होगा दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक। दूसरा होगा श्रवण बाधित बालक, है ना। और तीसरा होगा मूक बधिर बालक। मूक बधिर बालक। और चौथा होगा अस्थि भंजन बालक। अस्थि भंजन बालक। अस्थि भंजन बालक। मनोसामाजिक वर्ग में दो प्रकार के बालक होंगे। जो पहला होगा वह होगा समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक। और जो अगला होगा वह होगा अपराधी बालक। जबकि वंचित वर्ग में भिन्न भिन्न क्षेत्र के वंचित बालक आएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से वंचित बालक। सामाजिक रूप से वंचित बालक। सामाजिक रूप से वंचित बालक, है ना। यहाँ तक आ रहा है कैमरे में? ये आ रहा है? चले अगला लिखिएगा भाई, आर्थिक रूप से वंचित बालक। आर्थिक रूप से वंचित बालक। अगला लैंगिक रूप से वंचित बालक। लैंगिक रूप से वंचित बालक। अगला जातिगत रूप से वंचित बालक। अगला धार्मिक रूप से वंचित बालक। धार्मिक रूप से वंचित बालक, है ना। चले आदि किसके अंतर्गत आएंगे? वंचित वर्ग के अंतर्गत आएंगे, है ना। चले आप यहां पे एक और लिख सकते हैं कि भाषागत रूप से वंचित बालक। यह भी वंचित बालकों के श्रेणी में आएंगे, है ना। चले इसको बनाइए। बना सबका? चलो हाँ, मूक है। हाँ, गूंगा बालक। मूक माने का गूंगे बालक, आपके जैसे। मैं गूंगी हूँ क्या? अभी तो बोलती हूँ। अच्छा, आप लोग गूंगे नहीं हैं, लेकिन जब हम जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो प्रश्न पूछते हैं उसके बाद आप लोग क्या बन जाते हैं? गूंगे ही बन जाते हैं, है ना। तो रिवीजन कौन करेगा? कौन करेगा? हमारे दादा। कौन करेगा रिवीजन? ले भाई, नौकरी आप पाएंगे तो रिवीजन हम करेंगे। चले हो गया भाई सबका? मिटा दें? जल्दी जल्दी लिखिए। फिर बतिया रही हूं उनसे, सर आप अपना काम करें ना। वो बतियाएंगी लेकिन आपको बतियाने का बुलाती है, मगर लिखने का पहले ना। चले बताएं, हो गया सबका? जो क्लास में बात करते हैं वो कैसे बालक होंगे? समस्यात्मक बालक, है ना। चले बढ़ा जाए आगे। हो गया? अच्छा, अब हमने देखा कि हमने विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किया। हमने कहा था कि बालक दो प्रकार के, एक होते हैं सामान्य बालक और दूसरे क्या होते हैं भाई? विशिष्ट बालक। जरा सा दे समझिएगा।
अब आपके सामने जितने भी बालक देख रहे हैं, आप जितने भी बालक को देख रहे हैं, यह सभी के सभी बालक कैसे हैं? तो ये सभी के सभी बालक विशिष्ट हैं। इसमें कोई ऐसा बालक नहीं है जो क्या है, सामान्य है। अलग अलग आधार से विशिष्ट है, लेकिन वह क्या है, विशिष्ट है। जैसे हम लोग पहला देखें बौद्धिक वर्ग, तो बौद्धिक वर्ग कहे, ज्ञानात्मक वर्ग कहे, संज्ञानात्मक वर्ग कहे, मानसिक वर्ग कहे, बात क्या है, एक ही है। तो ये बताइए कि अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली हो गया तो वह दिमाग से प्रतिभाशाली होगा कि पैर से होगा? इसलिए किस वर्ग में, बौद्धिक वर्ग में। कोई सृजनात्मक होगा तो हाथ से होगा कि दिमाग से होगा? इसलिए किस वर्ग में? कोई पागल होगा तो अंगुली से पागल होगा कि दिमाग से होगा? इसलिए किस वर्ग में, बौद्धिक वर्ग में। अच्छा, कोई अगर अंधा होगा तो दिमाग से अंधा कि शरीर से अंधा? तो किस वर्ग में? कोई अगर बहरा होगा, गूंगा होगा, या हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी शरीर की, तो शरीर की होंगी, शरीर से यह विशिष्टता पाई जाएगी कि दिमाग से पाई जाएगी? इसलिए किस वर्ग में, शारीरिक वर्ग में। अच्छा, मनोसामाजिक वर्ग क्या होता है? जो बालक, जिन बालकों का बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तर ठीक नहीं होता, बौद्धिक और सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता, ऐसे बालकों को किस वर्ग में रखते हैं, सामाजिक, मनोसामाजिक वर्ग में। जैसे पहला क्या, समस्यात्मक, दूसरा क्या, अरे समस्यात्मक और अपराधी बालक में अंतर क्या होता है कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो आप जब क्लास में सभी बच्चों को एक रूल फॉलो करने के लिए जब आप कहते हैं, तो जो समस्यात्मक बालक होंगे वह आपके नियम का पालन नहीं करेंगे, लेकिन किसी दूसरे बालक को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अपराधी बालक होता है वह नियम का पालन करता है, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे समस्यात्मक बालक के अंदर इतनी खुद की समस्या होती है कि वो अपने में ही परेशान रहता है। कभी बोतल निकालेगा, कभी पानी पिएगा, कभी लंच बॉक्स निकालेगा, कभी पेन रखेगा, कभी कॉपी निकालेगा, कभी नाखून काटेगा, कभी टठिया पे हाथ लगाएगा। उसके अंदर खुद की समस्या, अपने में ही परेशान रहता है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं, होमवर्क आपने कल दिया था, आज चेक कर रही हैं, तो क्लास में यही कहेंगी ना कि सभी के सभी बच्चे चुपचाप बैठे रहें, कोई चुकुर पुकुर ना करे, कोई हल्ला गुल्ला ना करे, सब शांति से बैठे रहें, हाँ या ना? यही कहेंगे ना? आपको कुछ और कहेंगे हमारे सर पे चढ़ जाओ, आराम से बैठे रहो। जो समस्यात्मक बालक है वो आराम से नहीं बैठे रहेगा, वो कुछ पढ़ेगा नहीं, वह कुछ न कुछ बैग खोलेगा, कभी कान में खुजली करेगा, कभी एरोप्लेन ऐसे उड़ाएगा, है ना, कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन अपने में ही परेशान रहेगा, दूसरों को डिस्टर्ब। लेकिन जो अपराधी बालक होंगे वह चुपचाप बैठे रहेंगे सब, लेकिन पीछे से पिनवा से किसी को कोंचते रहेंगे। कौन से बालक? अपराधी बालक। आप देखते हैं अपराधी बालक अगर हमारे दाहिने साइड में बैठा है तो बाएं साइड से ऐसे मारेगा, क्योंकि आपको लगे कि बाएं साइड से कोई मारा है, अब मार के ऐसे चुपचाप बैठ जाएगा। अब देखिए, अब बाएं साइड में हमारा कौन बैठा है? समस्यात्मक बालक बैठा है, और दाहिने साइड में अपराधी बालक बैठा है। तो दाहिने साइड में अपराधी बालक जब मारेगा तो बाएं साइड से मारेगा, तो ऐसे जब मार दिया तो हम इधर देखेंगे और देखेंगे उठक बैठक कौन कर रहा था, तो कूटा कौन जाएगा? मतलब ये कि गलतियां करते हैं अपराधी बालक, कूटे जाते हैं समस्यात्मक बालक। मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, वंचित वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वंचित बालक को शामिल किया जाता है। जैसे सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, लैंगिक रूप से वंचित, जातिगत रूप से वंचित, धार्मिक रूप से वंचित, भाषागत रूप से, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र से वंचित बालक, भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों को जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको किस वर्ग में शामिल किया जाता है? मान लीजिए भाषागत रूप से वंचित बालक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप का सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। किस में हो गया? बधाई हो, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। अब आपका एक बच्चा है, आप अपने बच्चों को लेके गुजरात चली गई। कहाँ चली गई? तो बालकों की शिक्षा मातृभाषा में मिलना उनका यह अधिकार है। आपका बच्चा गोरखपुर की है तो हिंदी जान रहा है, अब गुजरात में जाएंगे लेके तो वहाँ पे हिंदी में पढ़ा जाएगा, गुजराती में। और जब गुजराती में पढ़ा जाएगा, आपका बच्चा गुजराती जानता ही नहीं है, तो आपका बच्चा शिक्षा में क्या हो जाएगा? तो पीछे किसके वजह से हुआ? तो भाषा की वजह से शिक्षा पाने से क्या हो गया? वंचित हो गया। तो किस वर्ग में आएगा? वंचित वर्ग में आएगा। किस वर्ग में आएगा भाई? मेरी बतिया समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम? चले पहले समझ लीजिए, लिखना तो है ये है, व्हाइट बोर्ड घर लेके भाग जाइएगा ना, पहले समझिए, यहाँ लिखिएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे जो शारीरिक वर्ग आप देख रहे हैं, इस शारीरिक वर्ग में जो विशिष्टता होती है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है?
एक होती है अल्प और दूसरी होती है पूर्ण। एक होती है क्या भाई, और दूसरी होती है सभी में अल्प पूर्ण, सभी में अल्प। अल्प दृष्टिबाधित, पूर्ण दृष्टिबाधित। अल्प दृष्टिबाधित मतलब कुछ कुछ दिखे, अब पूर्ण दृष्टिबाधित मतलब पूरा बैटरी गायब हो। अल्प श्रवणबाधित मतलब कुछ कुछ सुने, अब पूर्ण श्रवणबाधित मतलब कुछ भी ना सुने। अल्प मूक बधिर मतलब कुछ कुछ बोले, अब पूर्ण मूक बधिर मतलब जैसे हम कहें अल्प मूक बधिर का उदाहरण, जैसे अल्प मूक बधिर वाले कैसे बोलते हैं, कुछ कुछ बोलेगा ना, हाँ कैसे बोलेगा, तुलबलाक बोलेगा, तुलबलाक बोलेगा, मुझे फल नहीं खाना है। हकला के बोलेगा मुझे घर नहीं जाना है। लो ये अल्प मुख बधिर। अपूर्ण मुख बधिर लो कुछ भी ना बोल पाए। समझ में आ रहा बात? चले अब अल्प अस्थिभंजन माने ये कि वह बालक जो कुछ कुछ चल सके, बैसाखी डंडे की सहारा से चल सके। पूर्ण अस्थिभंजन मतलब बिल्कुल ना चल सके। समझ में आ गया मेरी बात? आगे बढ़ा जाए तो आपसे अगर क्वेश्चन से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूछ दे, अब देखिएगा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता यह है कि समावेशी शिक्षा में, क्या क्वेश्चन कहता है भाई, जो हमने रेखा खींचा है ये आ रहा है क्या आपको फिगर में आ रहा है, नीचे वाला भी रेखा आ रहा है। अब कहता है कि समावेशी शिक्षा में, कैसे शिक्षा में भाई, समावेशी शिक्षा में कैसे बालक को शामिल किया जाता है। जरा सा समझिए, जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, नचा के पूछेगा तो कैसे आपको नचा के जवाब देना है, समझिएगा। पहला कहता है प्रतिभाशाली बालक, पहला क्या कह दिया, प्रतिभाशाली तथा अपराधी बालक। क्या कह दिया, प्रतिभाशाली तथा। दूसरा विकल्प दे दिया दृष्टिबाधित। क्या दे दिया, दृष्टिबाधित तथा मूक बधिर बालक। कौन सा बालक भाई, मूक बधिर बालक। तीसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा सी वाला ऑप्शन दे दिया समस्यात्मक। क्या दे दिया, समस्यात्मक तथा सामान्य बालक। क्या दे दिया, समस्यात्मक तथा आदि वाला दे दिया मंद बुद्धि। क्या, मंद बुद्धि तथा पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक माने वंचित बालक, मंद बुद्धि तथा पिछड़ा बालक। और क्या क्वेश्चन पूछा है, समावेशी शिक्षा में किन बालकों को शामिल किया जाता है। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला। क्यों भाई, क्योंकि प्रतिभाशाली पहले में दिया, प्रतिभाशाली और अपराधी। प्रतिभाशाली भी विशिष्ट है और अपराधी भी विशिष्ट है। दृष्टिबाधित भी विशिष्ट है, मूक बधिर भी विशिष्ट है। समस्यात्मक तीसरे विकल्प में, समस्यात्मक विशिष्ट है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, सामान्य है। तो समस्यात्मक मतलब विशिष्ट बालक, सामान्य मतलब सामान्य बालक। यानी कि आपको यही पता है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है। और चौथा विकल्प कह रहा है मंद बुद्धि वाला बालक, यह भी विशिष्ट है ना, और पिछड़ा बालक यह भी विशिष्ट है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, सी होगा, समस्यात्मक और सामान्य बालक। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समस्यात्मक ना लिख के यहाँ पे लिख दे विशिष्ट और सामान्य बालक, तो अब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा विशिष्ट तथा सामान्य बालक। समझ में आ रहा है? बढ़ा जाए आगे, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोगों ने यह जाना कि बालकों का, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण तो देख लिया, लेकिन यह बालक जब विशिष्ट हुए होंगे तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से विशिष्ट हुए होंगे, कोई ना कोई विशिष्ट होने के कारण भी होंगे, हाँ या ना। ऐसे आप देखते हैं कि कहा जाता है कि जब बालक बार बार बाहर जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उसको कूटना चाहिए, प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए, उसके कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो विशिष्ट अगर हो गया तो विशिष्ट होने के बाद उसका क्या जानेंगे, कारण जानेंगे। और जब कारण जाने लेंगे तो उसका निदान एवं उपचार करेंगे। उपचार किसके द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि विशिष्टता के कारण क्या देखा जाएगा, आखिर बालक विशिष्ट हुआ तो किन किन कारणों की वजह से क्या हुआ, विशिष्ट हुआ। तो अगला हेडिंग पड़ेगा विशिष्टता के कारण। विशिष्टता के कारण, विशिष्टता के कारण। आइए विशिष्टता के कारण देखा जाए। देखिएगा विशिष्टता के कारण है ना। अच्छा, अगर विशिष्टता के कारण की बात करें तो जो विशिष्टता होती है
जो विशिष्टता के कारण होते हैं वह 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से बालक क्या होता है, विशिष्ट होता है। देखिएगा, ये समावेशी शिक्षा कह रहे हैं, फिर बार बार कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि वाला बालक, पिछड़ा बालक, है ना, इन बालकों की परिभाषा क्या होती है, इन बालकों के गुण क्या होते हैं, इन बालकों को शिक्षा कैसे दिया जाएगा, यह सब चीज एक एक पॉइंट हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे और समझाएंगे भी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा सा इसको मन लगा के क्या करें पढ़ने की। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, मन से तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो हम यह चाह रहे हैं कि इस बार वाला जो आपका सीटेट है, यह सीटेट आपको अगली क्लास पीआरटी में बैठने का मौका दे। मेरी बात समझ लेना, क्योंकि सीटेट में तो अब बैठना नहीं है, बस ये खत्म है। इसके बाद किस में बैठने का मौका मिले, पीआरटी में बैठने का मौका मिले। और ये हम चाहेंगे कि आप हमारी नज़रों से दूर जल्द से जल्द किसी प्राथमिक विद्यालय में नजर आएँ। नज़रों से दूर कहाँ नजर आएँ? मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नज़रों से दूर प्राथमिक विद्यालय में नजर नहीं आ जा सकता है का? कब? जब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कब? जब मोबाइल कम चलाएंगे। अब मोबाइल कम चलाएंगे कब? जब रिचार्ज नहीं करवाएंगे तब। इसलिए क्या करिए, रिचार्ज मत करवाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा वीडियो देखने के लिए अपने पिताजी से उधार मांग लीजिए, वाह, है ना, ले हॉटस्पॉट उधार मांग लीजिए, वाईफाई से कनेक्ट करवा के देखिए वीडियो, है ना, क्योंकि आपके पिताजी देखेंगे ना कि कितना जीबी खर्च हुआ, आप देखेंगे, कहें का देख रही थी हमारी गुड़िया, का देख रही थी, तब ना कूटेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। हाँ, आज गुड्डा तो पिताजी की नज़रों में तो गुड्डा तो थेथर होते ही है। आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, अब विशिष्टता के क्या जानेंगे भाई, कारण जानेंगे। तो विशिष्टता का पहला कारण होता है जिसे कहते हैं जन्म पूर्व विशिष्टता। क्या कहते हैं? जन्म पूर्व विशिष्टता। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं जन्म के समय विशिष्टता। जन्म के समय विशिष्टता, इन्हीं 3 स्टेप में बालक विशिष्ट होता है। और अगला होता है जन्म के बाद विशिष्टता। क्या होता है भाई? जन्म के बाद विशिष्टता। यानी कि विशिष्टता के कारण देख रहे हैं, विशिष्टता 3 कारणों अर्थात 3 स्टेज में होती है, जन्म के पूर्व, जन्म के समय और तीसरा क्या, जन्म के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए। चले, अब देखिएगा, यह जो जन्म की पूर्व विशिष्टता है मैं पहले समझिए, अभी छपवाएंगे, है ना, पहले समझ लीजिए। देखिएगा, ये जो जन्म की पूर्व विशिष्टता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी माँ की होती है। किसकी होती है? अगर बालक माँ के गर्भ में है और वह विशिष्ट हो गया, आप देखते हैं बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो गूंगे पैदा ही होते हैं, बहरे पैदा ही होते हैं, अंधे पैदा ही होते हैं। तो इस विशिष्टता की जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ की होती है। अर्थात माँ के रहन सहन तथा उसके वातावरण के प्रभाव के कारण माँ के गर्भ में बालक क्या हो जाते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं। तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ के रहन सहन व माँ के खान पान की वजह से होता है। जैसे किसी हार्मोन्स की कमी हो जा रही है तो जिससे बालक का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, या 21वां गुणसूत्र का फैक्टर नहीं हो पाता, उसके वजह से भी बालक का शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है ना। या देखते हैं कि कोई ऐसी माँ हैं जो प्रेगनेंसी के समय धूम्रपान कर रही हैं, लेगो हई सुट्टा मार रही हैं या राम रस ले रही हैं, तो बच्चा माँ के गर्भ में ही क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, जन्म के समय वाली विशिष्टता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह इस विशिष्टता की जिम्मेदारी अप्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर की होती है। किसकी होती है? अप्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर की होती है। जैसे आप देखते होंगे कि गांव में होता यह है कि जो बच्चे गंदे पानी पी लेते हैं, तो अगर शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर है तो पैर ऊपर करके सर नीचे करके पीछे से मारते मुंह के रास्ते बच्चा गंदा पानी फेंक देता है। और जो गांव के लोग अप्रशिक्षित हैं तो गंदे पानी को निकालने के लिए ऐसे मुख में अंगुली डाल के ऐसे गंदा पानी निकालेंगे। का निकुड़ा सुकुड़ा रही है ना? नहीं निकालते का सब ना? ऐसे गंदा पानी सब निकालते हैं। पता चला ऐसे निकालते निकालते टेंसलिए पकड़ के खींच लाएं। बाबू जिंदगी भर आऊँ आऊँ करेंगे, बाबू का हो गए? विशिष्ट हो गए। जैसे आप देखते हैं कभी कभी लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो जन्म के समय की बता रहे हैं ना, तो कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसका सिर गोल नहीं है, क्या नहीं गोल है?
सिर गोल नहीं है तो कहते हैं अभी बाबू नाजुक है, सिर दबा दो, सिरवा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लो अब खरबूजे से बेल बना रहे हैं, खरबूजे से क्या बना रहे हैं, बेल बनाने के चक्कर में सर दबा रहे हैं, पता चला कहीं नसीब दब गया, बबुए गोल हो गए, बबुए मंद बुद्धि वाले हो गए। जब मंद बुद्धि के हो गए बाबू का हो गए, विशिष्ट हो गए। आप देखते हैं कि पैर अच्छे से नहीं खुल रहा है, कहते हैं धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे खोलो, नहीं खुलता है। कोई कहता है थोड़ा सा एक बार झटके से मारो खुल जाएगा, मारे झटके खट से अस्थिभंजन हो गया, बाबू का हो गए, विशिष्ट हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी वजह से होती है, अप्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर की वजह से। हाँ या ना, ऐसा होता है बकलोलो, होता है नहीं होता है। बढ़े आगे, चेहरा दिखाएं का नहीं दिखाएं, चल देखिएगा। अब देखिए जो अगली जो विशिष्टता होती है वह कब होती है, जन्म के। इस विशिष्टता के एक नहीं अनेक कारण है, इस विशिष्टता के एक नहीं क्या भैया, अनेक। जैसे अमिताभ बच्चन की बात ना मानना, 2 बूंद जिंदगी की ना पिलाना, पोलियो मार दिया, बच्चा का हो गया, विशिष्ट हो गया। मोबाइल लेने के लिए जिद कर रहे हैं, 10 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, कुपोषण हो गया, का हो गया, विशिष्ट हो गया। बाइक बहुत तेज चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, और जो बालक होते हैं वो तो तेज चलाते हैं, जब किसी को देख लेंगे तो और अगर आके चलाएंगे। बहुत तेज चला रहे हैं, पता चला कि मोहद्दीपुर से सीधे लेके एम्स में चले गए डायरेक्ट। अब उन कोमा में चले गए, हड्डियां टूट गई, कुछ और विकार उत्पन्न हो गया, बालक का हो गया, विशिष्ट हो गया। और यह जो गाड़ी चलाने की जो रफ्तार है वो खतरनाक बच्चों से ज़्यादा बच्चियों की होती है। उनको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखता नहीं है, पीछे ट्रक आ रहा है कोई मतलब नहीं, और नहीं तो क्या सर कहीं घुसेड़ देंगी। हेलो मेरी बात समझ में, हाँ राइट में इंडिकेटर देखे, कभी घटना हुआ है कहाँ आपने देखा। देखिए जैसे आपको सचेत कर रहे हैं कि लड़कियों की स्कूटी से, ऑटो वाले से या टट्टर टाली से दूर रहना चाहिए, कब किधर मुड़ जाएं कोई गारंटी नहीं है। तो इस विशिष्टता के एक नहीं, इस विशिष्टता के अनेक कारण हैं। तो आपने जान गया कि किस किस स्तर में बालक किस किस तरीके से क्या हो रहा है, विशिष्ट। तो अब हम विशिष्टता के जब कारण जान गए तो कारण जानने के बाद क्या देखेंगे, कारण जानने के बाद इनका निदान एवं उपचार करेंगे। कारण जानने के बाद क्या करेंगे भाई, इनका निदान एवं उपचार करेंगे। अच्छा, अब निदान एवं उपचार क्या होता है? निदान का मतलब होता है किसी विशिष्टता का पता लगाना, किसी विशिष्टता का क्या लगाना, पता लगाना। यह क्या है, निदान। उस विशिष्टता का निवारण, उस विशिष्टता का निवारण क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। और आपको निदानात्मक शिक्षण भी अब पढ़ाया जाएगा और उपचारात्मक शिक्षण भी पढ़ाया। लेकिन हमने कहा निदान का मतलब क्या होता है, पता लगाना, विशिष्टता का पता लगाना। और उपचार का मतलब क्या होता है, इस विशिष्टता का निवारण ही क्या कहलाएगा, उपचार कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको 10 दिन से बुखार आ रहा है, सॉरी हमको नहीं, ये कब्बो ना हो ना, किसी व्यक्ति को मान लीजिए 10 दिन से बुखार आ रहा है। अब नहीं पता वो डेंगू है, इस समय तो डेंगू चल रहा है ना, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोरोना है, नहीं पता। हम पैरासीटामॉल पे पैरासीटामॉल का टैबलेट खाए जा रहे हैं, बुखार छोड़ नहीं रहा है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा देखिएगा, निदान को कहते हैं डायग्नोस्टिक, क्या कहते हैं, और उपचार को कहते हैं ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर जाइए, निदान केंद्र जाइए और अपने ब्लड की जांच करवाइए। जब ब्लड उस व्यक्ति का जांच हुआ तो पता चला उसको टाइफाइड हुआ है। क्या हुआ है, तो टाइफाइड का पता लगना, टाइफाइड का क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। अब क्या वह पैरासीटामॉल खाएगा? हो सकता है कि अगर टाइफाइड की दवा पैरासीटामॉल हो तो डॉक्टर जो भी सजेशन देगा, जो भी उसको सजेस्ट करेगा, जो भी टाइफाइड की दवा होगी, अब वह टाइफाइड की दवा खाएगा, हाँ या ना। अब अधिक से अधिक पपीता का पत्ता पीस के पिएगा, पपीता अधिक से अधिक खाएगा, बकरी का दूध पिएगा, कीवी खाएगा, हाँ या ना, खाएगा ना। तो जो दवा खाएगा वो दवैया का कहलाएगा, दवैया कहलाएगा उपचार। और टाइफाइडवा का पता लगना का कहलाएगा, दवा खाना, पता लगना, कोई दिक्कत। अब निदानात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, यह देखेंगे कब, जब इसके बारे में छाप लेंगे। छापिए, देखिएगा। चले, इस तरीके से 3 भागों में बांट लीजिएगा, है ना। बट गया 3 भागों में, जन्म के पूर्व विशिष्टता, जन्म के समय विशिष्टता, जन्म के बाद विशिष्टता। चले,
बढ़े आगे भाई। हुआ? घुइस हैं? जी सर। अगर हो गया तो बोला करिए, आप लोग तो चुपचाप बैठ जाते हैं। आप पूछ रहे घुइस हैं तो करे जी सर। नहीं सर, टाइम सही नहीं था ना। चले, किसके नीचे लिखना है? जन्म पूर्व विशिष्टता के नीचे लिखना। लिखेगा, यह विशिष्टता माता के खान पान व यह विशिष्टता माता के खान पान व उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यह विशिष्टता माता के खान पान व उसके वातावरण पर निर्भर करता है। यह विशिष्टता माता के खान पान व उसके वातावरण पर क्या करता है? निर्भर करता है। कोई दिक्कत किसी को? चले, जैसे गर्भधारण के समय मदपान कामा धूम्रपान, जैसे गर्भधारण के समय मदपान कामा धूम्रपान या मदपान कामा धूम्रपान या बिना डॉक्टर की सलाह से दवाओं का सेवन या बिना डॉक्टर की सलाह से दवाओं का सेवन आदि या बिना डॉक्टर की सलाह से दवाओं का सेवन आदि। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चलें, आगे बढ़ा जाएगा हम लोग कल। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग कल, इससे आगे पढ़ने की कोशिश किया जाएगा कल। अभी आपका समावेशी शिक्षा बहुत बचा हुआ है ना। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके साथ साथ ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हम कह ही रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी यह हो रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही समय समय पे लाइव होते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, क्योंकि सीटेट कोई पहाड़ नहीं है। सीटेट को आसानी से पास किया जा सकता है। थैंक यू।